नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में लागू होने वाला है कॉमन सिविल कोड, खत्म हो जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ, सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का दावा। ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामला सुनवाई करने योग्य है या नहीं, आ जाएगा फैसला। वाराणसी में धारा 144 लागू। जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी, अधिकारियों से बोले समय से पूरा हो निर्माण कार्य। आज से अगले 5 दिन ईंट की बिक्री बंद, यूपी के 19,000 ईंट भट्टा मालिकों ने माल नहीं बेचने का किया फैसला, अक्टूबर से करेंगे हड़ताल। अखिलेश यादव के समर्थन पर मुख्यमंत्री बनेंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने ऑफर पर दिया बयान, डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एसटी हसन अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। अब फिर सपा सांसद ने एक नया बयान जारी किया है। अपने समर्थकों के बीच बैठक कर रहे मदरसों के सर्वे पर बयानबाजी करते हुए सपा सांसद ने यह बयान दिया कि उन्होंने कहा कि अब अल्लाह से दुआ करो कि कहीं तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर ना चलने लगे, क्योंकि असम में मदरसों पर बुलडोजर चल भी रहे हैं। अगर ये निजाम खत्म हो गया तो हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कॉमन सिविल कोड पर कहा कि सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है, जिसके लागू होते ही तुम्हारे सारे हक खत्म हो जाएंगे, मुस्लिम इदादे मिट जाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, तुम अपने बच्चों को क्या दोगे। सपा सांसद ने कहा कि 2019 के बाद से जो हालात उन्होंने पार्लियामेंट में देखे हैं, उसे लेकर वो उतने फिक्रमंद हैं कि उन्हें रात में नींद भी नहीं आती है। सांसद ने कहा कि उन्हें बहुत अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन उनकी कौम को अभी इस बात का अंदाजा नहीं है। वहीं सीए और एनआरसी लाने की बात हुई, हालांकि इस देश के मुसलमानों ने उसका विरोध किया था, लेकिन अगर वो कानून लागू होता है तो ये सरकार तुमसे बाप दादाओं के कागज मांगेगी, कहां से लाओगे, फिर तुम्हें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कहकर यहां से भगाया जाएगा। बता दें कि यूपी में सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू कर चुका है। ये सर्वेक्षण 5 अक्टूबर तक पूरा करने की बात कही गई है। वहीं 25 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिसको लेकर बीजेपी सरकार पर विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा है। वाराणसी स्थित ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर सोमवार को आज अदालत फैसला लेके इस मामले में वाराणसी के जिला जज ए के विश्वेश की अदालत फैसला सुनाएगी। ये केस सुनवाई के योग्य है या नहीं पर फैसला सुनाया जाएगा। में पहले वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। बीते 24 अगस्त को वाराणसी की अदालत ने ज्ञान वापी मस्जिद मामले में सुनवाई की थी। इस सुनवाई के बाद फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। अंतिम सुनवाई के बाद के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील शमीम अहमद ने अदालत में अपना पक्ष रखा था। तब उन्होंने कहा था कि ज्ञान वापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, इसीलिए अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से वकील मदन मोहन यादव का कहना है कि ज्ञान वापी कहीं से मस्जिद नहीं बल्कि ये मंदिर का ही हिस्सा है। इस केस पर 1991 का उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। तब हिंदू पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए गए थे। अब आज सुनवाई में कोर्ट इस केस में अपना फैसला सुनाएगी। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे के बाद फैसला आ सकता है। वहीं सुनवाई से पहले वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जिले की सुरक्षा को लेकर पुलिस आयुक्त सतीश गणेश ने रविवार को ही जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा आज फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का भी निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने जयपुर पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की साइट पर रनवे का निरीक्षण किया।
उन्होंने बताया कि इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधी जानकारी के लिए अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें इस कार्य को तय समय से करवाने का निर्देश दिया। जेवर एयरपोर्ट के निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां थोड़ी देर रुकने के बाद वे ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट चले गए। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आज कार्यक्रम के संबंध में आज उद्घाटन किया गया है, उसी कार्यक्रम के संबंध में वो निरीक्षण करने गए थे। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन 2022 के कार्यक्रमों की जायजा लेने के लिए मुख्य योगी जी आए थे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उन्होंने आज उद्घाटन किया है। इससे पहले सीएम योगी ने बागपत का भी दौरा किया। बागपत में सीएम योगी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने इस बैठक में अधिकारियों को अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया। मकान बनाने वाले या किसी तरह का निर्माण करने वालों की परेशानी बढ़ने वाली है। यूपी में अगले 12 से 17 सितंबर तक ईंट की बिक्री नहीं होगी। जीएसटी काउंसिल के फैसले के खिलाफ बिजनेस के लिए सरल नियम बनाने की मांग को लेकर यूपी ईंट भट्टा मालिक को कोई बिक्री नहीं करेंगे। लखनऊ बिक्र किलंत एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि 19,000 ईंट भट्टा मालिकों ने अपना काम बंद करने का ऐलान। यूपी में तरह से चुके हैं। आंदोलन के उसी कड़ी में आगे 5 दिनों तक कोई बिक्री ना करने का फैसला लिया गया है। भट्टा मालिकों का कहना है कि पिछले 5 महीनों में 50,000 से ज्यादा आवेदन दिए गए, उसके बाद भी सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। है इससे भी नुकसान और लागत बढ़ गई है। जून से अक्टूबर के बीच पहले ही काम बंद रहता है। भट्टा मालिकों का कहना है कि वो सब दूसरा कारोबार शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं भट्टा मालिकों का कहना है कि एमएसएमई की गाइड खरीदना पड़ता है। कारोबारियों ने कहा कि बस पुराना माल बेचा जाएगा और सरकार से गाइडलाइन दे दी गई है, जिसमें 20,000 स्क्वायर मीटर से बड़े प्रोजेक्ट में लाल ईंट का प्रयोग भी बैन है। ऐसे में इस फैसले से भी हमारे कारोबार को नुकसान होने वाला है। स्थिति यह है कि जो यादव ने बीते दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वे 100 बीजेपी विधायक लेकर आए तो सपा उनको बाहर से मुख्यमंत्री के लिए समर्थन करेगी। सपा प्रमुख के इस ऑफर पर अब डिप्टी सीएम का बयान आया है। सपा प्रमुख के ऑफर पर एक शो में केशव प्रसाद संघ का ही नहीं सकता है। उनके इस ऑफर को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। डिप्टी सीएम ने कहा हम उनके 100 विधायक ला सकते हैं, लेकिन लाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गुंडों की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ शरीफ लोग चाहिए जो जनता की सेवा करें। मुख्यमंत्री कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 से ज्यादा विधायक लेकर आए तो सपा उन्हें मुख्यमंत्री के लिए बाहर से समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमजोर आदमी हैं, वे आज भी 100 विधायक लेकर आए, हम उन्हें समर्थन करेंगे। उन्हें बिहार से उदाहरण लेना चाहिए, जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं हो सकता। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती,
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया है। अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकेगा, लेकिन 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वरोजगार की इकाई समूह में स्थापित करनी होगी और अनुदान की सीमा भी प्रति लाभार्थी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अनुगम की योजना में पात्रता के लिए अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 47,080 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए वार्षिक आय सीमा थी। जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आय और अनुदान सीमा में वृद्धि के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। इसी के तहत केंद्र सरकार ने पात्रता के लिए आय सीमा और अनुदान राशि में बड़ा बदलाव किया। अनुगम के चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाम से जानी जाएंगी। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने दलित दंश समाप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाकर दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बहुल गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित होगी। इसके तहत व्यक्तिपरक परियोजनाओं की जगह दलितों के समूह को उद्यमी बनाया जाएगा। लाभार्थियों के प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिलाने व उनके उद्यम पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। लाभार्थियों के उत्पादों को बाजार में मुहैया कराने की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में 6,171 अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने की योजना भी बनाई गई है। वाराणसी के ज्ञान विवाद से जुड़े मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट को मुख्य रूप से ये तय करना है कि 31 साल पहले 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। इसके साथ ही ASI से सर्वेक्षण कराए जाने समेत कुछ दूसरे बिंदुओं पर भी हाईकोर्ट को आज अपना फैसला सुनाना है। सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल की बेंच में शुरू होगी। इस मामले की सुनवाई अब अंतिम दौर में है। आज जो फैसला सुनाया जाना है वह ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए के अदालत में चल रहे मुकदमे की पोशीरता पर होगा। 24 अगस्त को अदालत ने फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील शमीम अहमद ने अदालत को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, इसीलिए अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी दलील में कहा कि ज्ञानवापी कहीं से मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर का ही हिस्सा है, इसीलिए इस मामले में 1991 का उपासना स्थल अधिनियम किसी भी तरह से लागू नहीं होता है। ये भी दावा किया कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने ज्ञानवापी को वक्फ की संपत्ति बताते हुए दस्तावेज प्रस्तुत की। वे असल में बिंदु माधव का धराहा स्थित आली
आलमगीरी मस्जिद का दस्तावेज है। उनके अनुसार ये मस्जिद ज्ञानवापी से दूर स्थित है। उन्होंने अदालत को बताया कि औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया था। उनके मुताबिक ऐसा उसने सिर्फ हिंदुओं का मान मर्दन के लिए कराया था। वहीं इस फैसले के बाद माहौल खराब ना हो इसके लिए नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है। पूरे शहर के सभी सेक्टरों में आवश्यकता अनुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में तुरंत कार्रवाई बल तैनात करने को कहा गया है। जिले की सीमाओं पर जांच और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है। होटलों, धर्मशाला और गेस्ट हाउस में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया मंचों पर लगातार नजर निर्देश भी किया गया। कानपुर के सरसौल के हुए ऑनलाइन चालान से तनाव में आए चालक ने रात स्थित घर पर फंदा लगाकर जान दे दी। तड़के उसकी फंदे पर शव लटका देख को सूचना दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को कर दिया। परिजनों का दावा है कि 2.5 महीने के भीतर ऑटो के 1500 रुपए के चालान हो गए। इससे मानसिक तनाव में था, इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। कस्बा निवासी सुनील गुप्ता ने एक सेकंड हैंड ऑटो खरीदा था। इससे अपना परिवार चला रहे थे। परिवार की पत्नी संगीता वाघल की बेटी है। पत्नी ने बताया कि 21 जुलाई को ऑटो का 10,000 ई चालान हुआ। जब सुनील के मोबाइल पर आया तब जानकारी हुई। तब से वे काफी परेशान थे। संगीता के मुताबिक सुनील पे जोड़कर चालान खत्म करने के प्रयास में जुटे थे। इसी बीच को एक और चालान 12,500 रुपए का हो गया। चालान आया तो सुनील बेहद ही निराश हो गए। तब से ही वे मानसिक रह रहे थे। संग कहना है कि इसी वजह से सुनील ने खुदकुशी की है। परिजनों ने बताया कि तो बरामदे में चादर के फंदे से लटक कर सुनील ने प्रयास कर रहे। एक पड़ोसी ने उनको देख लिया। वहां पहुंचकर सुनील को समझा। परिजनों को भी इसकी जानकारी दी थी। संगीता ने बताया कि देर रात जब की बेटी थी तब सुनील ने सुनील के माता पिता सुनील ने बेटी को गोद लिया था। उसने बताया कि सुनील की बहुत मामूली कमाई थी जिससे परिवार का था, इसलिए चालान का जुर्माना नहीं। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाएगा। दावा है कि सुनील ने चालान होने की वजह से कुछ तथ्य की जांच कराई जा रही है। जांच स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर आत्महत्या करने की वजह क्या थी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किए जाते हैं। भारतवर्षीय यादव महासभा निकल रही है। कि द्वारिका में हुई बैठक में कोलकाता के डॉक्टर सगुन घोष को राष्ट्रीय अध्यक्ष और बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को कार्याध्यक्ष चुना गया। महासभा में हुआ ये बसपा के लिए झटका साबित हो सकता है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की स्थापना 1924 में, लेकिन ज्यादातर समय इसकी कमान उत्तर प्रदेश के नेताओं के हाथ में रही। मुलायम सिंह यादव के सियासी सफर में महासभा नहीं किया जा सकता। पहले चौधरी हरमोहन सिंह ने और फिर से अब तक पूर्व सांसद उदय सिंह ने इसकी कमान संभाली। तौर पर भले ही महासभा में सभी दल रहे, लेकिन किसी न किसी रूप में ये सपा को खाद पानी देने का कार्य करती रही। पर अब हालात बदल गए हैं। अब उदय प्रताप ने अध्यक्ष पद से दिया। द्वारिका में रविवार को हुई महासभा कार्यकारी समिति की बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। सगुन घोष और जौनपुर के बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। जल्द ही कार्यकारी लाभ होंगे। अब चौधरी हरमोहन सिंह का परिवार भाजपा के साथ सभा में सपा का दखल खत्म होता नजर आ रहा है। सियासी जानकार इससे साफ खतरा मान रहे हैं, क्योंकि चलने वाले आंदोलन किसी न किसी रूप सपा को ताकत देते थे। हालांकि नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर घोष ने कहा है कि महासभा दलगत दूर रहती है। लाभ को सियासी तौर पर नहीं देखा जाए। सपा के बाद उनके भाई शिवपाल यादव किसी न किसी रूप में महासभा से जुड़े रहे। पिछले दिनों उन्होंने यादव क्षत्रपों के साथ मिलकर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत कर दी है। इससे यादव समाज के बीच बिखराव हुआ है। महासभा से जुड़े सूत्र बताते हैं कि द्वारका में हुई बैठक से सपा समर्थक कई नेता असंतुष्ट हैं। ऐसे में जल्द ही नई दिल्ली में सम्मेलन होगा। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बुलाने की तैयारी है। देखना यह होगा कि महासभा पहले जैसी ताकत के साथ सपा की मददगार साबित होती है।
फिर या नहीं। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और बेटे मऊ विधायक अब्बास अंसारी की अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी के लिए मऊ जिले की पुलिस ने गाजीपुर में कई स्थानों पर दबिश दी, मगर उन्हें दोनों में से कोई भी नहीं मिला। मऊ जिले की दक्षिण टोला पुलिस ने मोहम्मदाबाद स्थित गाजीपुर सांसद के आवास फाटक और दर्जी मोहल्ला स्थित मुख्तार अंसारी के घर पर दबिश दी। IAS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी और उसके परिजनों की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस लगातार एक तरफ जहां अवैध रूप से अर्जित बेईमानी संपत्तियों को कुर्क कर रही है, वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और पुत्र मऊ विधायक अब्बास अंसारी की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। इसी क्रम में मऊ जनपद के दक्षिण टोला पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक अनिल यादव तिवारी के नेतृत्व में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी के आवास पर फाटक पहुंची, जहां उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वहां मौजूद मोहम्मदाबाद विधायक मन्नू अंसारी से दोनों लोगों के संबंध में पूछताछ की गई। इस दौरान विधायक ने पुलिस टीम को बताया कि इन लोगों की कोई जानकारी नहीं है, दोनों लोग यहां नहीं रहते हैं। वहीं पुलिस टीम दर्जी मोहल्ला स्थित मुख्तार अंसारी के आवास पर दबिश भी देने गई, वहां से भी टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस संबंध में मोहम्मदाबाद कोतवाल अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया है। इसी मामले में मऊ पुलिस दोनों की तलाश में मोहम्मदाबाद आई थी, सफलता न मिलने पर वापस लौट गई। मालूम हो कि कुछ दिन पूर्व मऊ पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ दर्जी मोहल्ला स्थित मुख्तार अंसारी के आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। साथ ही मुख्तार की पत्नी को भगोड़ा घोषित करने की माइक से घोषणा की थी। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, उत्तराखंड, पंजाब व छत्तीसगढ़ में भी अब्बास की तलाश की जा रही है। लखनऊ महानगर थाने में 2019 में विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग मुकदमा दर्ज किया गया था। पेशी से गायब रहने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। बीते 26 अगस्त को कोर्ट ने भगोड़ा उन्हें घोषित भी कर दिया था। देश में कुत्तों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। यही नहीं, आवारा कुत्तों द्वारा इंसानों पर हमले के भी मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ में कुत्तों की संख्या को कम करने के लिए बाध्यकरण का काम शुरू होगा। इसके लिए एक और पशु जनसंख्या केंद्र बनाया जाएगा। इंद्रजीत सिंह ने जरहरा स्थित पशु जनसंख्या नियंत्रण केंद्र के निरीक्षण के दौरान ये निर्देश दिया। वर्तमान केंद्र में अब तक 45,000 कुत्तों का बाध्यकरण किया जा चुका है। नए केंद्र की क्षमता भी मौजूदा केंद्र के बराबर होगी, यानी साल भर में 90,000 कुत्तों का बाध्यकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा शूटिंग रेंज के पास स्थित हाइड्रोखेड़ा केंद्र की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि नए पशु जनसंख्या नियंत्रण केंद्र में सभी मानकों का पालन होगा। इंद्रजीत सिंह ने इसके अलावा कान्हा उपवन गौशाला, राधा उपवन गौशाला का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा और कान्हा उपवन प्रभारी परमेश्वर प्रजाति भी मौजूद थे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में यूपी के अलग अलग हिस्सों में कुत्तों के हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हाल ही में लखनऊ के गोमती नगर के विरामखंड 2 में एक युवक पर पिटबुल ने हमला कर दिया था। इसके अलावा गाजियाबाद में हुए एक अन्य हादसे में पिटबुल ने पार्क में खेल रहे एक बच्चे पर हमला कर दिया था, जिसमें उसके मुंह पर 200 टाके आए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।